कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होते, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड कॉलेज जितने भी हैं, आज के 3 से 4 साल पहले या 5 साल पहले उसकी दशा कैसे होती थी और वर्तमान समय में जिस तरीके से अमूलचूल परिवर्तन और जितनी एक्टिविटी एफिलिएटेड कॉलेज में होती है, शायद ही मेन कैंपस के बराबर उसकी तुलना की जाना बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। हमारे साथ आज इंटरव्यू के सेशन में डॉक्टर आनंद शंकर सिंह सर हैं, जो कि ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के प्राचार्य जी हैं। आज हम सर का इस सबसे पहले अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज के इस इंटरव्यू सेशन का मोटिव यही है कि जो बच्चे सीयूईटी यूजी और पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो मेन कैंपस को अपनी पहली प्रायोरिटी रखते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज भी वर्तमान समय में अपने आप में बहुत बेहतर कर रहे हैं। सर से सबसे पहले हम ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के विषय में जानेंगे, यहाँ की फैकल्टी के विषय में जानेंगे, यहाँ का परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा है, उसके विषय में आज इस इंटरव्यू सेशन में हम सर से चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा और अपने सुझावों को भी दीजिएगा। सर, सबसे पहला सवाल ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के विषय में हमारे छात्रों को सर आप कुछ बताइए। जहाँ तक ईश्वर शरण कॉलेज का प्रश्न है, ये 1970 में इस्टेब्लिश हुआ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक संगठक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है। तमाम विषयों में हमारे यहाँ पीजी कक्षाएं भी चलती हैं। कुछ ख़ास बात हमारे इस महाविद्यालय से संबंधित है, जिसको ज़रूर हम आप सबसे और आप सबके माध्यम से छात्रों से शेयर करना चाहते हैं। एक तो ये कि कुल पढ़ाई 5 स्ट्रीम में हमारे यहाँ होती है। हमारे यहाँ कला संकाय है, विज्ञान संकाय है, वाणिज्य संकाय है, विधि इंटीग्रेटेड हमारे यहाँ है और बीवोक का। ये कुल 5 संकाय है और 5 संकाय मिल करके आज की डेट में लगभग 9000 से ऊपर विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ते हैं। दूसरी खास बात ये है कि उत्तर प्रदेश के बाहर के लगभग 17 अन्य राज्यों के, अगर ये कहा जाए कि ईश्वर शरण महाविद्यालय में लगभग आधा भारत है, तो ये कहना अत्युक्ति नहीं होगी, ये गलत नहीं होगा। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि फैकल्टी हमारी बहुत ही बेहतर है और उनके अपने नेशनल इंटरनेशनल रिप्यूट के जो भी जिसको हम कहते हैं कि एकेडमिया में जो पैरामीटर्स है उनको जज करने का, कि कितने उन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किए, कितने उनके पास इनवाइटेड लेक्चर हैं, जो कोई भी पैरामीटर है, उन सारे पैरामीटर पर यहाँ की फैकल्टी खरी उतरती है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इन सभी संकायों में ख़ास तौर से मैं चिन्हित करना चाहूँ, लॉ, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स हमारे यहाँ ऑलरेडी है ही है। विधि संकाय के रिजल्ट की मैं बात करूँ तो सारे सेमेस्टर में जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में टॉप 10 बच्चे आते हैं, उसमें 3 से 4 बच्चे हमारे सभी सेमेस्टर में लॉ संकाय से उस लिस्ट में हैं। साइंस फैकल्टी में भी टॉप 10 में हर वर्ष कभी मैथमेटिक्स ग्रुप का, कभी बायो ग्रुप का 2 बच्चे ज़रूर टॉप 10 में रहते हैं। तो कुल मिला के एक होलिस्टिक माहौल और विषयों की चॉइस भी बहुत है हमारे पास, लगभग 35 डिपार्टमेंट हैं। और जिसको हम कहते हैं कि क्लासरूम टीचिंग तो बेहतर है ही, इसके साथ साथ को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर। आप बच्चों से हमारी बात करेंगे तो वर्ष पर्यंत, अब जैसे एक बहुत छोटा सा प्रयोग हमने किया, हमने कहा कि हर डिपार्टमेंट साल भर में न्यूनतम 2 इनवाइटेड लेक्चर और उस फील्ड के विशेषज्ञ से कराएगा, जिससे बच्चों को हमारे लाभ। अब आप कल्पना करिए कि अगर हमारे पास 35 डिपार्टमेंट हैं, हर डिपार्टमेंट ने केवल 2 लेक्चर कराया, तो 70 लेक्चर 70 ऐसे बड़े लोग देश के आए जिनका उस विषय में महारत है और वो सीधा हमारे बच्चों से जुड़ते हैं। फिर हमने एक क्लस्टर बनाया, जैसे विज्ञान में हमने कहा कि बायोलॉजी का ग्रुप है, बायोलॉजी के ग्रुप के साथ हमने बायोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ये सबको ग्रुप बनाया और कहा कि बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए कम से कम 2 से 3 दिन की एक कार्यशाला। इस तरह से हमने कुल 8 ग्रुप बनाए, सोशल साइंस, कॉमर्स मिला करके, और 8 ग्रुप में हमने तय किया कि मिनिमम साल में एक, अधिक आप जितना चाहे करें, कम से कम इतनी कार्यशाला बच्चों के उस फील्ड से, जैसे मान लीजिए इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात बहुत बार बार होती है,
उस पर 3 दिन की कार्यशाला हमने किया। वो सब्जेक्ट के फॉर्मेट में भले हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, उसकी नई गति क्या है, उसको बच्चा जाने, नए रिसर्चेज क्या हो रहे हैं और कितना ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो 3 दिन की एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव कार्यशाला उसकी किया। इस तरह से बच्चों के व्यक्तित्व विकास और उनके निखार के लिए अनवरत कार्यशालाएं चलती हैं हमारे, अनवरत। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं, जैसे लोग कहते हैं भाई आपके यहाँ बच्चा क्यों एडमिशन ले, तो क्यों एडमिशन लेने के पीछे तर्क ये है कि हम विषय की पढ़ाई तो करते हैं। विषय की पढ़ाई के साथ साथ हम लगभग 30-35 एड ऑन प्रोग्राम, यानी जो बच्चा बीए फर्स्ट ईयर में है, बीए फर्स्ट ईयर का अपना सब्जेक्ट तो पढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कोई 30 घंटे 40 घंटे का एक प्रोग्राम भी वो सीख रहा है। हाँ। जैसे उसके पढ़ाई में वैल्यू ऐड कैसे होगा, इससे रिलेटेड हम लोगों ने 30-35 प्रोग्राम बनाए, वो जरूर बच्चा उसको उसके साथ कर रहा है। दूसरा ये कि हम लोगों ने बहुत पहले ये सोचा कि कैंपस में हमारा बच्चा आ गया, वो ग्रेजुएशन में, अंडर ग्रेजुएट में तीन विषय पढ़ता है, आखिर 3 विषय के अलावा कॉलेज उसको क्या दे सकता है। तो फर्स्ट ईयर में हमने सभी बच्चों को कंपलसरी किया कंप्यूटर का ज्ञान, कंप्यूटर अवेयरनेस। और आप देखेंगे ऊपर जाके कंप्यूटर अवेयरनेस कंप्लीट एक लैब है और 40-42 बैच हमारे यहाँ रन करते हैं। हर बच्चे को हफ्ते में 2 दिन वो लैब जरूर मिलती है। वो लड़का चाहे बीए स्ट्रीम का हो, बीएससी स्ट्रीम का हो, बीकॉम स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम का हो, वो उसमें जाता है। हफ्ते में 2 दिन बेसिक अवेयरनेस कंप्यूटर का उसको हम देते हैं और जब सत्र खत्म होता है तो एक छोटा सा इम्तहान करके उसको पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट फर्स्ट ईयर में। फिर जब वो बच्चा सेकेंड ईयर में जाता है तो हमको ये है कि बच्चे को इम्प्लॉयबल कैसे बनाएं। तो सेकेंड ईयर में हम क्या करते हैं, उसको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अंग्रेजी का, ये कंपलसरी है। 2 महीने का सर स्टार्ट और ये तो समर प्रोग्राम अलग है, लेकिन जो वर्ष भर चलता है हमारे यहाँ वो हर ग्रुप को वो अलग है, वो अलग है। और इसके लिए शुल्क के नाम पर हम केवल 500 रुपए फीस, जो पार्टिसिपेशन है, वो एक पार्टिसिपेशन है कि लड़का उसको गंभीरता से ले। तो सेकेंड ईयर में ये देते हैं। फिर हमको लगता है कि अच्छा, हमने उसको कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल दे दिया, अंग्रेजी का फंडामेंटल ज्ञान दे दिया, अब वो मार्केट के लिए तैयार हो रहा है। जो बच्चा इसमें सिविल सर्विस के कंपटीशन में जाना चाहता है उसको कुछ हमको जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज का भी पैकेज देना चाहिए। तो लगभग 60 से 70 लेक्चर जीएस के, जिसमें जनरल साइंस हो जाता है, इंडियन इकोनॉमी हो जाती है, इंडियन हिस्ट्री हो जाती है, फ्रीडम स्ट्रगल हो जाता है, इस तरह का सेगमेंट बना करके हम ये लेक्चर बच्चे को थर्ड ईयर में देते हैं। तो हमको ये संतोष होता है कि हमने उसको फंडामेंटल अंग्रेजी पढ़ा दिया, कंप्यूटर दे दिया, हमने उनको जीएस की भी एक बेसिक ट्रेनिंग दे दिया। अब वो बच्चा आगे फील्ड में अगर सिविल सर्विस में जाना चाहता है तो जाए। तो मुझे लगता है कि इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत फर्क पड़ा है कैंपस में, और जो बच्चा अट्रैक्ट होता है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बाद पहली चॉइस के रूप में हमको वो ऑप्ट करता है, तो ये मुझे लगता है हमारी सारी फैकल्टी और फैकल्टी के साथ साथ बच्चों ने भी। आप पूरा कैंपस घूमेंगे, कहीं बच्चा कैंपस को गंदा नहीं करता, एक फूल नहीं तोड़ता। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये डिसिप्लिन आई है। अगर बच्चा इतना सेंसिटिव है परिसर की स्वच्छता को लेकर के, उसके अपकीप को लेकर के, कहीं कोई चीज़ डैमेज ना हो, तो ये एक बड़े कार्य संस्कृत का हिस्सा है। तो मुझे लगता है इस नाते बच्चे को हमारे यहाँ आना ही चाहिए। सर, जैसे कि ये होता है कि बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं, पहले तो बच्चे मेन कैंपस के लिए प्रीफर करते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं मिलता तो वो कॉलेज की तरफ रुख करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ सीटें सबसे पहले भर जाती हैं, सबसे पहले आप एडमिशन भी क्लोज कर देते हैं और आपका सेशन भी सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, एक सवाल आपसे कि बच्चा आपके कॉलेज को ही क्यों प्रेफर करे? इतनी सारी चीजें आपने बताई, तो और भी कॉलेज के प्रिंसिपल्स और बच्चे रिव्यू देते हैं कि हमारा कॉलेज बेहतर है, हमारा कॉलेज देना भी चाहिए। किसी को खराब कहने का हम लोगों को कोई अधिकार नहीं, अपने को अच्छा हम जरूर कहें। देखिए, एक तो हमने इतनी चीजें आपको बताई, इसके साथ आप लोग परिसर को टहल के देख लीजिए। मेरे पास जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिस तरीके की बच्चों के लिए फैसिलिटी है, अब आप कल्पना करिए कि फिजिक्स की जो हमारी लैब है, लैब का हमारा डार्क रूम भी एयर कंडीशन है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे सारे क्लासरूम एयर कंडीशन है, क्योंकि अभी हमारी वो स्थिति नहीं है और उसमें बहुत बड़ा फंड इन्वॉल्व होगा, बहुत इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, हम वो नहीं कर सकते। लेकिन बेसिक एमिनिटीज मुझे लगता है कि बहुत बेहतर हमारे यहाँ है, बहुत ही अच्छी है। वो क्लासरूम की फैसिलिटी हो, ग्रीनरी हो, आप बच्चों को खेलने कूदने की देख लीजिए हमारे यहाँ, हाँ, इंडोर और आउटडोर दोनों। टर्फ विकेट हमारे यहाँ पर क्लब के मैचेज होते हैं, लॉन टेनिस हमारे यहाँ देख लीजिए, बास्केटबॉल कोर्ट देख लीजिए, हमारे यहाँ क्ले कोर्ट बने हुए हैं वॉलीबॉल के, इंडोर हमारे यहाँ बैडमिंटन कोर्ट देख लीजिए। तो
जिम देख लीजिए कॉलेज का वेल इक्विप। तो हमने कहा ना कि बच्चे को केवल हम क्लासरूम टीचिंग नहीं इम्पार्ट करते हैं, उसके साथ जो सहगामी क्रिया है और शिक्षणेतर क्रिया है बराबर उस पर फोकस है। साल में हम एनुअल स्पोर्ट्स जरूर करेंगे, हाँ। हम कल्चरल डे तमाम मनाते हैं, वो मनाते हैं जरूर सर। करते हैं, एनुअल फंक्शन करते हैं, फाउंडेशन डे करते हैं, इस तरह के बहुत कार्यक्रम करते हैं। तो एक मुझे लगता है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट जो आजकल एनईपी का एक बड़ा मिशन भी है कि बच्चे को होलिस्टिकली कैसे डेवलप किया जाए, तो हम लोग इसमें मेहनत जरूर कर रहे हैं। बाकी तो जजमेंट सोसाइटी करेगी और बच्चा करेगा, आप लोग करेंगे। हाँ सर, रिव्यू तो बच्चे बहुत अच्छा देते हैं। अच्छा, जैसे शिक्षक और छात्र का अनुपात सर किस तरीके से? अब देखिए लगभग 9,000 के आसपास है। तो अब इसके दो पक्ष हैं। एक तो ये पक्ष है कि अभी हमको सैंक्शनड पोजीशन चाहिए। और क्यों चाहिए? क्योंकि जैसे ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन जब लागू हुआ तो ईडब्ल्यूएस का एडमिशन तो हमने किया, हाँ, लेकिन उसके एवज में हमको शिक्षक नहीं मिला, शिक्षक भी नहीं मिला और नॉन टीचिंग भी नहीं मिला। तो ये अनुपात तो हमको चाहिए, लेकिन आप अगर बहुत वो करें तो मेरे ख्याल से 1:90 के आसपास बहुत खराब टीचर का रेशियो नहीं है। तो लगभग इतना है। एक विषय की बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, सुबह से लेकर शाम तक 3-3, 4-4 क्लासेस चलती हैं, तो बच्चे वो एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ सर, जैसे कि एक बहुत बड़ा सवाल है कि विश्वविद्यालय की रैंकिंग जो है, सबसे बड़ा सवाल जो बाहर के विश्वविद्यालय के बच्चे उठाते हैं, और अखबार भी ये पटे रहते थे विश्वविद्यालय में ये हो रहा है आज के 2-3 साल पहले। लेकिन पिछले 2-3 सालों से विश्वविद्यालय में एकाएक जैसे क्रांति आ गई है परिवर्तन की। अब मेन कैंपस की बात करें या कॉलेज की बात करें, उसमें कॉलेज भी शामिल हो जाते हैं, गेहूं के साथ घुन भी सब पिस जाता है। तो जो चीजें परिवर्तन हुई हैं विश्वविद्यालय की पर्सपेक्टिव को लेकर बाहर के लोगों में, तो सर उसके विषय में रैंकिंग को बच्चे ध्यान में देख कर आए कि वर्तमान समय की स्थिति को ध्यान में देख कर आए कि बच्चों का रिव्यू बच्चे जाने, और असली रिव्यू उन बच्चों को किससे लेना चाहिए? जिस तरीके से बाहर के लोग यहाँ से जाते हैं बताते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं होती, वहाँ पे बहुत सारी चीजें इधर उधर की एक्टिविटी होती रहती है, अखबार वाले भी उन पे बहुत साथ देते हैं, मीडिया को भी मसाला चाहिए होता है, और कई मीडिया कर्मी आते हैं तो यहाँ पे वही चीज वो फोकस करते हैं सर जिसपे उनको सिर्फ टीआरपी मिले। तो रैंकिंग पे क्या आपका विचार है, और विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति पे सर आपका क्या विचार है? देखिए, इस पर दो बात कहनी है। नो डाउट कि एक सामान्य पैरामीटर रैंकिंग का है, लेकिन इस रैंकिंग का जो फॉर्मेट है, इसकी जो मेथडोलॉजी है, उस पर हम लोगों का प्रश्न है, क्योंकि ये अमेरिकन पैटर्न है। अमेरिकन पैटर्न क्या है कि एक वो स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट उन्होंने बना दिया जिसमें लोकल कंडीशन क्या है। आप कल्पना करिए, छोटी सी बात, इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस सब आप लोग जुड़े हैं, 27-28 हजार स्ट्रेंथ है। बहुत बड़ी दुनिया में कितने ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनकी ये स्ट्रेंथ है? और लंबे समय तक ये विश्वविद्यालय क्रंच टीचर का झेलता रहा। और हमारे वाइस चांसलर ने नेचुरली बहुत मेहनत किया, और इधर तो 750-800 टीचिंग नॉन टीचिंग मिलाकर के अपॉइंटमेंट हुए, टीचर टॉट रेशियो बहुत सुधरा है। फंडामेंटल ये है कि शिक्षक ही नहीं होगा तो कक्षाएं कैसे चलेंगी? बच्चा अगर यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय या कॉलेज में एडमिशन लेता है तो वो ये सोच के दाखिला नहीं लेता है कि हमको रिसर्च स्कॉलर से पढ़ना है, हमें प्रोफेसर से पढ़ना है, हमें फैकल्टी से पढ़ना है। तो ये फैकल्टी जब नहीं आ गई तो इससे सारी चीजें बढ़ेगी, टीचर टॉट रेशियो सुधरेगा, हमारी क्लासरूम टीचिंग बेहतर होगी, शिक्षक ही रहेगा तो रिसर्च बेहतर होगा, एक्स्ट्रा करिकुलर बेहतर होगा, आप 10 कमिटीज बना सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ये क्रंच हम लोग भी झेल रहे थे। हमारे पास एक दौर था कि केवल 22 टीचर रह गए थे, और घट करके 16-17 एक जमाने में लग रहा था कैसे कक्षाएं चलेंगी। और लड़कों का हालांकि स्ट्रेंथ इधर बढ़ी है, हमारी थोड़ी स्ट्रेंथ कम थी, लेकिन बहुत क्रंच था। अब देखिए, टीचर के आ जाने से सारा माहौल बदल गया। इधर विश्वविद्यालय में भी शिक्षक आ गए और तमाम सारी एक्टिविटीज को वो लोग फ्रेम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों को अभी रैंकिंग को पीछे छोड़े, फिलहाल बदले हुए माहौल में कितना बेहतर उनको टीचिंग, कितना बेहतर रिसर्च, कितना बेहतर गाइडेंस मिल रहा है, इस पर जाना चाहिए, इस पर जाना चाहिए। और रैंकिंग सुधर जाएगी, रैंकिंग सुधरने में बहुत टाइम नहीं है। अभी सर जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को अंडर 100 रखा, हाँ, वो लगातार इंप्रूव कर रहा है, बिल्कुल लगातार। और जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, जिस तरीके से वाइस चांसलर में मेहनत कर रही है, कॉलेज के भी जो आप लोग प्राचार्य हैं, जिस तरीके से इसका एक फ्रेंडली माहौल, यूनिवर्सिटी मींस यूनिवर्सिटी और उसके 11 कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, ये कुल मिला के यूनिवर्सिटी है, क्योंकि हम तो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। और अगर हम 50,000 अंडर ग्रेजुएट यहाँ से तैयार करते हैं तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपस मिल करके है। तो और
सभी को इसमें मेहनत करनी चाहिए, सभी को मेहनत करेंगे तभी इस शहर का जो शैक्षिक का लेवल है वो ठीक रहेगा। सर एक बात और आपसे करनी है कि ईश्वर डिग्री कॉलेज में अभिभावक सम्मेलन होते हैं, यहाँ पे वार्षिकोत्सव भी होता है, तमाम एक्टिविटीज होती है और भी कॉलेज में ये सारी चीज़ें देखने को बहुत कम मिलती हैं। तो जब से आप आए हैं तब से ऐसा होना शुरू हुआ है कि पहले भी ऐसा होता था? सर इस पे कुछ टिप्पणी, क्योंकि आपके आने के बाद बच्चे ईश्वर डिग्री कॉलेज को पहली प्रायोरिटी देते हैं। पिछले 1-2 सालों में जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो भी ईश्वर डिग्री कॉलेज की पहली प्रायोरिटी दे ही देते हैं कि सबसे अच्छा अफिलिएटेड कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ISDC है। तो इस पे सर क्या अब इसमें बहुत अपने लिए मुझे कुछ कहना नहीं, हाँ इतना जरूर कहना है कि देखिए दौर की बात होती है, समय की बात होती है। एक दौर था कि जब कहते थे कि भाई ईश्वर शरण हमारी एडमिशन की लास्ट प्रायोरिटी है। हाँ सर। लेकिन अब कहते हैं कि ईश्वर शरण हमारी पहली प्रायोरिटी है। तो मुझे लगता है कि ये परसेप्शन तो ज़रूर हम सब लोगों ने मेहनत किया होगा जिसके नाते बदला, और एक ट्रांसफॉर्मेशन तो आप कैंपस में घुसेंगे तो ही लग जाएगा। और एक जो और बड़ा कारण है कि लंबा समय मुझे एक प्रिंसिपल के रूप में नेतृत्व करने का मौका मिला। मुझे 19 वर्ष हो गए प्रिंसिपलशिप करते हुए, तो एक टाइम मिला और हमने 5-5 वर्ष की अपनी योजनाएं तैयार की कि इस 5 वर्ष में हमको कॉलेज को कहाँ लेके जाना है, अगले 5 वर्ष में कहाँ, और कोशिश किया। हम नहीं कहते कि 100% हमने जो सोचा उस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया, अभी बहुत अचीव करना है, बहुत आगे बढ़ना है, लेकिन हम लोगों ने ठीक काम किया। अब इसमें देखिए भारत सरकार का इतना बड़ा एक सेंटर मालवीय मिशन, हाँ टीचर ट्रेनिंग सेंटर, देश भर के MEP का हम 14वां कार्यक्रम कर रहे हैं इस समय, MEP का। बाकी हमारे यहाँ ओरिएंटेशन, रिफ्रेशर और सब असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके प्रोफेसर रैंक के लोग लगातार देश भर के जुड़ रहे हैं। तो और अभी देश भर में जितने सेंटर चल रहे हैं उसमें इस सेंटर की भी हमारी टॉप रैंकिंग है। अरे वाह सर। तो अभी एक हम लोगों ने ट्राइबल स्टडीज में एक सेंटर शुरू किया, अपने ओन रिसोर्स से हम शुरू कर रहे हैं। अभी उसका फॉर्मल इनाग्रेशन हम जुलाई में करेंगे और चाहेंगे कि भारत सरकार उसको हमको एक मान्यता दे उस सेंटर की। तो इस दिशा में भी हम लोगों ने काम किया है। तो कुल मिलाकर के जैसे देखा जाए कि भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहते हैं ना कि ये अलाइव संस्था है, तो अलाइव क्या होता है? वो कोई दीवार नहीं उसको जिंदा रखती है, उसकी एक्टिविटी उसको जिंदा रखती है। तो फुल ऑफ एक्टिविटी। आप कभी मई जून में भी आएंगे तो आपको यहाँ समर वेकेशन में भी टीचर मिलेगा, कुछ न कुछ ग्रुप मिलेगा। अभी देखिए समर प्रोग्राम हमारा अंग्रेजी का चल रहा है। और एक और बताऊं कि हमारे कॉलेज के स्टूडेंट से ज्यादा स्टूडेंट उसमें बाहर के हम बाहर के हैं, उसको भी हम कवर करके आपको दिखाएंगे। तो ये है। तो सर इसके साथ बहुत अच्छा अनुभव रहा अभी इंटरव्यू का। आपने ईश्वर डिग्री कॉलेज के बारे में जाना, आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में जाना। सर जो नए छात्र आ रहे हैं UG कोर्स में और PG कोर्स में, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए संदेश देना चाहेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उनके कॉलेजेस को बच्चे, जो भी बच्चे प्रेफर करें, आएँ। और देखिए ये बड़ी यूनिवर्सिटी है और अभी भी मुझको फ़ख्र होता है, चूँकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मैं प्रोडक्ट रहा हूँ, कि इलाहाबाद में बहुत कुछ बचा है। जी सर। अभी बहुत कुछ बचा है। मैं उदाहरण बताऊं, आप जैसे विद्यार्थियों का ग्रुप इस तरह से संस्थाओं को प्रमोट करने में लगा हुआ है, संस्था भी प्रमोट हो रही है और जो नई जनरेशन एडमिशन ले रही है उनको कितनी फैसिलिटी हो रही है संस्था को चूज करने में, कैसे आवेदन किया जाए, कहीं भटकना न पड़े। ये हिंदुस्तान के किसी और विश्वविद्यालय में ये कल्चर नहीं देखने को। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है कि बच्चे यहाँ आए और इलाहाबाद को जाने कि इलाहाबाद में शिक्षा के साथ साथ वो आत्मीयता भी, प्रयागराज में शिक्षा के साथ साथ आत्मीयता भी आप अपने सपने को भी पूरा कर सकते हैं। एक मध्यम परिवार का लड़का जब घर से बाहर निकलता है तो गेहूं और चावल की जो गठरी होती है जब अपने सर पे लाद कर यहाँ पर आता है और 3 से 4 हज़ार रुपए मात्र में वो अपने महीने का गुजारा करता है, तो वास्तव में सर वो अपने माँ बाप के सपनों के प्रति बहुत सीरियस और गंभीर रहता है। सर के साथ एक बहुत अच्छा सेशन अब हम समाप्त कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ईश्वर डिग्री कॉलेज के बारे में जानकर, और अपनी पहली प्रायोरिटी के रूप में आप ईश्वर डिग्री कॉलेज को जरूर रखिएगा। इसके साथ साथ और भी कॉलेज के प्रिंसिपल्स के साथ हम अपना इंटरव्यू सेशन आपको जल्दी अपलोड करेंगे, तो आप लोग के ऊपर निर्णय छोड़ेंगे कि आप किस कॉलेज में जाना पसंद करेंगे। वैसे तो दिल ईश्वर डिग्री कॉलेज की तरफ ही जा रहा है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू।